गुड इवनिंग। मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं MCQ भाग 3, जो कि परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों का संकलन हम लेकर आए हैं। एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए आप, और उसे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला है? ए, तो इसका सही ऑप्शन है ए पल्लव, बी चिदम्बरा, सी युगांत, या फिर डी कला और बूढ़ा चांद। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला है? तो इसका सही ऑप्शन है बी चिदम्बरा। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तो इनको चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1968 ईस्वी, 1968 है 1968 ईस्वी। प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ए 1990 ईस्वी, बी 1980 ईस्वी, सी 1996 ईस्वी, या फिर डी 1796 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन है सी 1996 ईस्वी। 1996 ईस्वी को नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ है। 1996 में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा आरंभ हुआ यह पत्रिका त्रैमासिक रूप में प्रकाशित की गई थी। इसके संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा, देवी प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और वेणी प्रसाद थे। कौन थे? तो वेणी प्रसाद थे। प्रश्न 3 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? आप लोग चैनल को फुल वॉच करिए और अंत तक बने रहिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? ए 1903 ईस्वी, बी 1900 ईस्वी, या फिर सी 1910 ईस्वी, या फिर डी 1990 ईस्वी। 1990 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन है सी 1910 ईस्वी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 1 मई 1910 को हुई थी। इसके पहले सभापति कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। सम्मेलन की स्थापना हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी के प्रचार प्रसार हेतु किया गया था। इसलिए किया गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी के प्रचार प्रसार हेतु इस साहित्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? दलित विमर्श पर आधारित कृति कौन सी है? तो जूठन है। किस लेखक की आत्मकथा है? किस लेखक की आत्मकथा है? ए मोहन नैमिष राय, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी सूरजपाल चौहान, या फिर डी कौशल्या बैसंती। तो इसका सही ऑप्शन है बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन के लेखक हैं।
ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत जूठन उनकी आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की अन्य कृतियां हैं बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, सदियों का संताप, शब्द नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते हैं, शब्द झूठ नहीं बोलते, सलाम, घुसपैठिए, छतरी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दो चेहरे, उसे वीर चक्र मिला, उसे वीर चक्र मिला, आदि रचनाएं ओम प्रकाश वाल्मीकि की हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की हैं। प्रश्न, इसका सही ऑप्शन है बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका सही ऑप्शन है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न 5, प्रश्न 5 है, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की गई है? प्रश्न 5 है, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की गई है? ए मन्नू भंडारी, बी प्रभा खेतान, सी मृदुला गर्ग या फिर डी कृष्णा सोबती। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी प्रभा खेतान। प्रभा खेतान को स्त्री विमर्श की गणना की दृष्टि से घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की गई है। प्रभा खेतान की गणना स्त्री विमर्श की दृष्टि से घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की गई है। इनकी आत्मकथा है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्य से अनन्या तक, अन्य से अनन्या तक इनकी आत्मकथा है। प्रश्न 6 है, इनमें से रेखा चित्र परक। प्रश्न 6 है, इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? ए बोलती प्रतिमा, सी अतीत के चलचित्र, सी स्मृति की रेखाएं या फिर डी मेरा परिवार। तो इसका सही ऑप्शन है ए बोलती प्रतिमा। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की रेखा चित्र परक रचनाएं हैं। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी की रचना है। इस रेखा चित्र के लेखक श्री राम वर्मा हैं। अतीत के चलचित्र रचना 1941 ईस्वी की है, महादेवी वर्मा की रचना है। अतीत के चलचित्र की 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी की रचना है। मेरा परिवार 1972 ईस्वी की रचना है। ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। प्रश्न 7 है, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलद लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने में प्रमुख अलंकार है। यानी नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलद लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने में प्रमुख अलंकार है। ए मानवीकरण, बी अपहुनत, सी भ्रांतिमान या फिर डी श्लेष। तो इसका सही ऑप्शन है ए मानवीकरण। इसमें अलंकार है मानवीकरण अलंकार है। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग नदी, पर्वत, लताएं, पेड़, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाए, अर्थात जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का वर्जन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 8 है, छह संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ए का और सा, बी च और श,
सी क और श या फिर डी का और श। यानी संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है सी क और श। इसका सही ऑप्शन है सी क और श। त्र शब्द किन दो वर्णों के संयोग से बनता है? त्र शब्द किन दो वर्णों के संयोग से बनता है? तो यह त प्लस र के संयोग से बनता है। ज्ञ किन दो वर्णों के संयोग से बनता है? ज्ञ किन दो वर्णों के संयोग से बनता है? तो यह ज प्लस इया से बनता है। किससे बनता है? ज प्लस इया से बनता है। और स्र शब्द किन दो वर्णों के संयोग से बनता है? तो यह स प्लस र के संयोग से बनता है। किससे बनता है? स प्लस र के संयोग से बनता है। प्रश्न 9 है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ए त्रिपिटक, बी भारत, सी लेखक या फिर डी गंगा। तो किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है सी लेखक। लेखक में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि यह कौन सी संज्ञा है? तो यह जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो यह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो यह जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस शब्द में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, काशी, त्रिपिटक, भारत, गंगा, लखनऊ, हिमालय, रक्षाबंधन, दिवाली आदि कौन सी संज्ञाएं हैं? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? तो जिस संज्ञा में किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, यानी मनुष्य नाम लेने से संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध होता है, इसलिए मनुष्य यानी जितने भी मानव हैं सभी मानवों का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ कौन सी संज्ञा? तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। नदी, यानी एक नदी का नाम लेने से नहीं, जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, घग्गर, जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों का बोध होता है। इसी तरह लेखक, पहाड़, सभा, गाय आदि कौन सी संज्ञाएं? तो जातिवाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न 10 अब है प्रश्न 10। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने विचार कमेंट के माध्यम से बताइए। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए 8, बी 2, सी 6 या फिर डी 4। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है सी 6। यानी प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 सर्वनाम होते हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रश्न अगला प्रश्न है 11। विशेषण का भेद नहीं है। यहां पर पूछा जा रहा है कि विशेषण का भेद नहीं है। ए प्रभाववाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण या फिर डी
संख्यावाचक विशेषण या फिर डी संख्यावाचक विशेषण। तो इसका सही ऑप्शन है ए, प्रभाववाचक विशेषण का भेद नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक विशेषण ए विशेषण का भेद, ये तीनों विशेषण के भेद हैं, प्रभाववाचक विशेषण का भेद नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ए। उम्मीद है आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तोता डाली पर बैठा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ कारक पूछा जा रहा है कि तोता डाली पर बैठा है में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक या फिर डी अपादान कारक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है सी, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। में पर अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। में और पर अधिकरण कारक के ये चिन्ह है। करण कारक के चिन्ह है से या के द्वारा, ये करण कारक के चिन्ह है। संबंध कारक के चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ये संबंध कारक के चिन्ह है। अपादान कारक के चिन्ह है से यानी अलग होना, से अलग होना, ये अपादान कारक के चिन्ह है। प्रश्न 13, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? ए षष्ठी, बी प्रथमा, सी तृतीया या फिर डी सप्तमी। तो इसका सही ऑप्शन बताइए आप लोग कौन सा है? कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही ऑप्शन है ए षष्ठी विभक्ति। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए षष्ठी विभक्ति। कौन सा ऑप्शन है? तो सही, इसका सही ऑप्शन है एक षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का, की, के, यानी का, की, के, रा, री, रे, ये षष्ठी विभक्ति के चिन्ह है। प्रथमा विभक्ति के चिन्ह है ने। प्रथमा विभक्ति के का चिन्ह है ने। तृतीया विभक्ति का चिन्ह है के द्वारा, यानी के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा। और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है में और पर। क्या है? में और पर। तो इसका सही ऑप्शन है ए षष्ठी विभक्ति। प्रश्न 14, प्रश्न 14 है लालटेन शब्द है। लालटेन शब्द है ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशी, डी तत्सम। तो लालटेन कौन सा शब्द है? तो इसका सही ऑप्शन है सी विदेशी। लालटेन शब्द है विदेशी भाषा का शब्द, विदेशी, यानी लालटेन विदेशी भाषा अंग्रेजी का शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं, जैसे अस्पताल, डॉक्टर, चश्मा, हलवाई और हॉस्पिटल, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। प्रश्न 15, प्रश्न 15 है इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। ए विघ्न, बी विपत्ति, सी संकट, डी आपत्ति। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऐतराज शब्द है, ऐतराज शब्द अर्थ है, तो किसका अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन है डी विपत्ति का। विपत्ति का। विघ्न, विपत्ति, संकट, ये सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। क्या है? तो एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। ऐतराज, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, तो इसका सही ऑप्शन है डी आपत्ति। प्रश्न 16, प्रश्न 16 है अब्ज का अर्थ होता है कमल। अब्ज का अर्थ होता है कमल, तो अब्द का अर्थ होगा, तो अब्द का क्या अर्थ होगा? ए शस्त्र, बी वर्ष, सी तलीर या फिर डी यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन है बी
वर्ष। इसका सही ऑप्शन है बी, वर्ष। यानी शताब्दी शब्द इसी अब्द के योग से बना है। शताब्दी शब्द इसी शब्द अब्द के योग से बना है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 17। प्रश्न 17 है, ऐन्द्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ क्या है? ऐन्द्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ क्या है? आप लोग चैनल पर बने रहिए। ये प्रश्नों का संकलन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। ऐन्द्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ है एक चमत्कारी, विभ्रामक, सी जादूगर या फिर डी प्रवंचक, या फिर डी प्रवंचक। ये वह है प्रवंचक। तो इसका सही ऑप्शन है सी। इसका सही ऑप्शन है सी, जादूगर। जादूगर। ऐन्द्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ है जादूगर। प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, निम्न में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। यह नहीं पूछा गया है, यानी गलत है। अनिष्ट, अनिष्ठ, बुरा, निष्ठाहीन, बी अचल, अचला, पर्वत, नारी, या फिर सी अंश, अंश, हिस्सा, या फिर कंधा, डी तरंग, तुरंग, लहर या घोड़ा। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। निम्न में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। इसका सही ऑप्शन है बी। अचल, अचल का अर्थ है पर्वत, यानी अचल माने पर्वत होता है। अचला, अचला का अर्थ नारी नहीं होता है, बल्कि अचला का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी। अचल, पर्वत, अचला, पृथ्वी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी यहाँ नारी नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था? तो पृथ्वी होना चाहिए था, पृथ्वी। पृथ्वी होता तो सही होता। अब तो इसका सही ऑप्शन है बी, अनिष्ट यानी बुरा, अनिष्ठ यानी निष्ठाहीन, अंश, अंश का अर्थ होता है हिस्सा, अंश का होता है कंधा, लहर यानी तो तरंग यानी लहर, और तुरंग माने घोड़ा। तो इसका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 19। प्रश्न 19 है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ए ऊंट, ऊंटनी, बी प्राचीन, अर्वाचीन, सी सूर, सूर, भीरू, या फिर डी साण और साणिनी। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म यानी गलत युग्म कौन सा है? असंगत पूछ रहा है, यानी गलत युग्म कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, साण और साणिनी। साण का साणिनी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? तो गाय होता है। क्या होता है? तो ये साणनी नहीं बल्कि गाय होता। क्या होता है? गाय। इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी। ऊंट का विलोम ऊंटनी होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, सूर का भीरू होता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। कैसा पूछ रहा है? तो अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्या है? तो डी। यहाँ परिशिष्ट लिखा है, परिशिष्ट नहीं बल्कि परिशिष्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? परिशिष्ट, परिशिष्ट, परिशिष्ट होना चाहिए था, परिशिष्ट। तो आज की हमारी सीरीज यहीं तक। आप लोग वीडियो को देखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी, नई उम्मीद और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।